मेरे पीछे जो टनल आप देख रहे हैं, ये जिरीबाम से जो रेलवे लाइन आ रही है वो यहीं से होकर गुजरेगी और इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्डर भी तैयार कर लिया गया है और मैं जिस जगह पर हूं वहां पर एक जबरदस्त पुल बन रहा है। और ये जबरदस्त पुल क्यों जबरदस्त है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ चीफ इंजीनियर हैं कंस्ट्रक्शन, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्यों जबरदस्त है? ये जो पुल है ये अपने आप में एक अलग ही तरीके का पुल है, क्योंकि इस पुल की लंबाई जो है 703 मीटर वैली को क्रॉस कर रहा है ये पुल। और इसकी जो दो पियर हैं वो 141 मीटर हाइट के हैं, जो कि वर्ल्ड में इस पुल को वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज बनाते हैं। और इस ब्रिज में आप देखेंगे कि ये ब्रिज एक नोने वैली को क्रॉस कर रहा है। और इस ब्रिज पे जब को बनाने के लिए हमारे को करीब 25,000 जो है सीमेंट के मेट्रिक टन ऑफ सीमेंट इसमें लगेगा। और इस पुल को हम लगभग जुलाई 2022 तक कंप्लीट करेंगे। मतलब जुलाई 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। सर, एक चीज़ हमें बताइए, इस पुल के बारे में जगह जगह सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, तो किस तरीके से ये दुनिया में अनूठा है? अगर दुनिया की बात करें तो कहा जा रहा है यूरोप में इस समय जो पुल है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो उसको किस तरीके से ये पछाड़ेगा? इस समय जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पियर ब्रिज है वो माला रिजी का वायडक्ट ऑन बेलग्रेड बार रेलवे लाइन यूरोप में है, जिसकी हाइट जो है 139 मीटर है। और ये पुल जब बन के तैयार हो जाएगा तब इसके दो पाए की लंबा हाइट जो है वो 141 मीटर होगी, जो इसको वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पियर बनाएगा। और आप ये भी देखेंगे कि जितना पियर हाइट ज़्यादा होता है और ये होता है उतने ही ज़्यादा इसकी डिज़ाइन में हमें डिज़ाइन इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। और जिस क्षेत्र में ये पुल बन रहा है वो सेस्मिक जोन 5 है, जहाँ पे अर्थक्वेक की सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो इस पुल को हम लोगों ने सेस्मिक 5 जोन के हिसाब से डिज़ाइन कराया है। इसका डिज़ाइन जो है स्टूप कंसल्टेंट ने किया है और इसके डिज़ाइन के लिए हम लोगों ने सारे कंट्री के जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, सबको इसमें इन्वॉल्व किया है हमने। और आप देखेंगे ये जो पियर है ये अपने आप में इस नीचे की इसकी जो डायमीटर है वो करीब 16 मीटर का है। 16 मीटर का डायमीटर? मीटर का डायमीटर है। और ये पुल एक तरह से अंदर से हॉलो बियर है, पाइप की तरह है। सर, एक और चीज़ बताइए, मैं तो समझता था इतना मोटा सा पुल है और बड़ा बड़ा पिलर है, लेकिन है क्या अंदर से खोखला? तो ये क्या अजूबा है, मतलब इंजीनियरिंग का ये क्या करिश्मा है कि इसको खोखला बनाना पड़ा? तो ये तो आप जानते ही हैं कि जैसे किसी भी ब्रिज में जो बीच का पोर्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस नहीं आते हैं स्ट्रक्चरली। जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस जो लेता है वो बाहर का पोर्शन लेता है। इसीलिए आप देखेंगे पाइप जितने भी होते हैं, पाइप में बाहर की तरफ स्टील रहता है और सॉलिड पाइप्स की जगह पे लोग हॉलो पाइप्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। उसी टेक्नोलॉजी को लेते हुए यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है। और इसमें जो ऊपर तक चढ़ने का रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं, वो उसी हॉलो अंदर के जो पियर है उसी से होकर के ऊपर तक पहुँचती हैं। तो यदि किसी को इस ब्रिज का इंस्पेक्शन करना हो तो वो नीचे से चढ़ के इसके पुल के ऊपर तक आ सकता है पूरा। मतलब अंदर अंदर चढ़ के उसको ऊपर आना है। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, जब यहाँ पर ये पुल बनाया जा रहा है तो एक तो इसे पुल संख्या क्या है, दूसरी चीज़ है लंबाई आपने बताई, और तीसरी चीज़ में कितने खंभे बनाए जा रहे हैं? एक तो बताया जा रहा है 141 मीटर का है, 141 के एक हैं या दो खंभे हैं? इस ब्रिज में टोटल 8 स्पैन हैं, मतलब कि 9 खंभे हैं इसमें। और जिसमें से 2 खंभे जो हैं 140 मीटर हाइट के हैं और बाकी और जो खंभे हैं वो उससे कम हाइट के हैं दोनों तरफ। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि जब जम्मू और कटरा के बीच में जो लाइन बनाई गई है उसमें एक पुल है जो एक ही सिंगल खंभे पे खड़ा हुआ है, वो उसको भी रिकॉर्ड बताया जाता है। तो यहाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया कि इसमें अलग तरीके के खंभे रहेंगे? सीधा ऐसा नहीं हो सकता था, छोटा सा ब्रिज है
और इधर से उधर जो है मजबूत मजबूत रस्से डालकर या गर्डर ब्रिज पूरे का पूरा बना दिया जाता है। तो इसी तरीके का ब्रिज क्यों बनाया गया? देखिए, ये किस तरह का ब्रिज बनना चाहिए, ये एक बहुत ही तकनीकी सब्जेक्ट है। और इस ब्रिज पे भी आप जो कह रहे हैं, उस ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया गया था उस ज़माने में। एक एक्सपर्ट कमेटी को नॉमिनेट किया गया था और उसने इसमें सारे ऑप्शंस, कि केबल स्टेट ब्रिज बनाया जाए या जो अभी बना है वो बनाया जाए या कोई और तीसरी तरह का बनाया जाए, उन सारे ऑप्शंस को यहाँ की इसी को देखते हुए मणिपुर की इसको एनालाइज करने के बाद में ये डिसाइड किया गया कि ये जो पियर टाइप जो कंक्रीट पियर ब्रिज हैं वो इस इलाके के लिए सबसे बेहतर और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे। सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, सबसे बेहतर है। सर, अगर हम बात करें कि इसमें लाइन की, जब हम बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि ब्रॉड गेज हो, कि बहुत सी जगहों पे पहाड़ों पर नैरो गेज बना दी जाती है, मीटर गेज बना दी जाती है, तो यहाँ पर क्या डबल लाइन है या किस तरीके का जो है लाइन डाली जा रही है? फिलहाल ये प्रोजेक्ट जिरीबाम से इम्फाल जो 111 किलोमीटर का है, ये सिंगल लाइन ब्रॉड गेज लाइन बनाई जा रही है। और जो रेल ब्रॉड गेज ट्रैक आसाम की तरफ से यहाँ आ रही है, उसी से ये जाकर के मिलेगी और ब्रॉड गेज ट्रेन इसमें चलेंगी। इसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया जाएगा, वो भी इसका स्वीकृत है। लेकिन अभी क्योंकि गुवाहाटी तक ही रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाया है, तो धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन गुवाहाटी से आगे की तरफ बढ़ेगा, इस प्रोजेक्ट को भी रेलवे इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा। सर, एक और सवाल है, जब चेनाब ब्रिज की बात करते हैं तो लोग कहते हैं वहाँ पर बम फोड़ दीजिए, आतंकवादी उसको डैमेज करने की कोशिश करें, कुछ भी लगा दें, TNT लगा दें, तब भी नहीं डैमेज होगा। तो इसके लिए भी कुछ सोचा है आपने, क्योंकि तो उपद्रवग्रस्त इलाका है? उपद्रवग्रस्त तो है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे रेलवे लाइन आती है, आप देखेंगे यहाँ पहाड़ों में कहीं गांव है ही नहीं। और ऐसे पुल्स में जब आ जाएंगे तो हमारी रेलवे का अपना नेटवर्क भी आएगा, यहाँ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी आएगी। और ऐसे बड़े ब्रिजेस पे तो हमको परमानेंट स्टाफ डिप्लॉय करना ही पड़ता है। जैसे स्टेशन पे करना पड़ता है, वैसे ऐसे बड़े स्टेशन पे हमको करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि इसमें और कोई तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पॉसिबल होता इसके लिए, क्योंकि जहाँ भी होता वहाँ स्टील तो लगाना ही पड़ता। और इसमें क्योंकि खाली सुपर स्ट्रक्चर स्टील है, तो इसलिए इसमें जो सैबोटेज है और उससे की संभावना है वो और कम हो जाती हैं। सर, एक आखिरी सवाल, अगर हम बात करें जिरीबाम और इम्फाल की, तो NH जो है वो काफ़ी, हम कह सकते हैं, उबड़ खाबड़ है, तरह तरह की उसमें प्रॉब्लम है, बहुत टाइम लगता है। तो जब ये लाइन बन जाएगी तो कितना टाइम बचेगा लोगों का? आपने भी देखा, हम लोग जिस NH से अभी इम्फाल से यहाँ इस पुल नौने ब्रिज तक आए हैं, इस NH की इस समय क्या हालत है, क्योंकि अभी मानसून ख़त्म ही हुआ है, समाप्ति हुआ है, तो इसलिए अभी रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है। लेकिन इसकी हालत बरसात के समय में बहुत ही ख़राब हो जाती है, बिकॉज लैंडस्लाइड होने लगते हैं, पानी पहाड़ों से नीचे गुजरता है, तो वो सबको लेके बह जाता है। इस समय जो जिरबाम से इम्फाल का जो दूरी है बाय रोड करीब 220-225 किलोमीटर लगभग है, और जिसको तय करने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है, डिपेंडिंग कि आप किस मौसम में इस पे चल रहे हैं। जब ट्रेन यहाँ पे आएगी, 111 किलोमीटर का जो ट्रैक का लेंथ है, उसको कवर करने में ट्रेन को लगभग 2 से 2.5 घंटा लगेगा। तो लगभग हमारा 10 घंटे की सेविंग जो है हमको इम्फाल तक पहुँचने में जिरबाम से होगी, इस प्रोजेक्ट को कमीशन होने के पश्चात। सर, एक बहुत छोटा सा एक, हम कह सकते हैं, और सवाल है कि ये प्रोजेक्ट इतना डिले क्यों हो गया? आखिर का क्या है चक्कर? बोला गया 2002-3-4 की बात हो रही है, फिर बीच में हम लोग भी एक राउंड मार गए, उसके बाद भी हुआ, जल्दी होने जा रहा है, और 2022 की बात की जा रही थी, अब तो और आगे जा रहा है। क्या है, ये कब तक पूरा कर लेंगे और डिले क्यों हुआ? डिले के कुछ कारण, बहुत ही अहम कारण है, जो मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। 2003-4 में जब प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, तब यहाँ पे बहुत ही घने जंगल थे और यहाँ आतंकवाद भी बहुत चरम सीमा पर था। कनेक्टिविटी भी इसकी रोड की बहुत पुअर थी। किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए हमको पहले वहाँ पे उसका लोकेशन सर्वे करना पड़ता है। तो सर्वे वर्क को करने के लिए यहाँ टीम को लाना और फिर इन जंगलों में जाकर के सर्वे करना एक बहुत ही दुर्गम कार्य था। आज की डेट में क्योंकि हमारे पास अच्छी अच्छी नई नई टेक्नोलॉजी मौजूद हैं, सैटेलाइट्स इमेजरी मौजूद हैं, लेडार टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो इस तरह के सर्वे आज की डेट में करने हो तो हम 1-1.5 साल 2 साल में कर सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में इस तरह के सर्वे करने के लिए और कोई साधन मौजूद ही नहीं था।
उस ज़माने में भी इस का सर्वे जो है राइट्स, जो सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे की, एक पीएसयू है, उसको दिया गया था। उसने इसको किया, लेकिन वो भी जो है टुपुल से इम्फाल के कुछ पोर्शन में सर्वे करने में सक्षम नहीं हो पाए, क्योंकि इतने घने जंगल थे, उनमें जाना उसमें संभव ही नहीं था। तो कुछ स्टार्टिंग का पोर्शन तो 2003 से लेकर के 2009 तक इस वजह से काफ़ी डिले में रहा। उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये प्रोजेक्ट पहले सेंक्शन हुआ था जिरीबाम से टुपुल तक, और उसके बाद में मणिपुर गवर्नमेंट ने इसको इम्फाल तक एक्सटेंड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को पत्राचार किया। तो 2012 में फिर इस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे ने, और इसका कैबिनेट का अप्रूवल के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसको 2012 में इसको इम्फाल तक एक्सटेंड करने के लिए स्वीकृति प्रदान करी। तब आप देखेंगे कि इस चेंज की वजह से तो पूरा का पूरा जो लाइन है वो जिरीबाम से टुपुल और टुपुल से काफ़ी आगे, जैसे आप खोंगसांग तक देखेंगे, उस पूरे में नया अलाइनमेंट बनाना पड़ा। तो जो पहला सर्वे किया गया था उसके ऊपर फिर बिकॉज ऑफ इस कारण की वजह से नया अलाइनमेंट चेंज किया गया। प्लस इसमें और भी कई जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये पुल है। अब इस पुल में मैं आपको उस साइड अभी दिखाऊंगा, आगे की साइड में वो पहाड़ बहुत ही ज़्यादा मतलब अनस्टेबल है। उसमें बरसात में यदि हम अक्सर लैंडस्लाइड हो जाते हैं, तो अब बरसात में लैंडस्लाइड होने के पश्चात हम उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अभी हम कल जाएंगे टनल 12 में। वो टनल 12 में आप देखेंगे टनल के अंदर यदि पत्थर हो तो हमें टनल को काम करने में बहुत आसानी होती है। हम एक दिन में एक फेस पे कम से कम 2 से 3 मीटर भी प्रोग्रेस निकाल देते हैं। पर जिस तरह की मिट्टी वहाँ मिल रही है, क्योंकि वो पूरा वैली जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में है, मिट्टी है, सेडिमेंट्री मिट्टी डिपॉजिट होकर बनी हुई है। अब उसमें यदि हम टनल निकाल रहे हैं तो उसमें जो टनल जब खोदते हैं तो उसकी साइड सपोर्ट नहीं हो पाती, तो हम एक बार में दिन में मुश्किल से आधा मीटर कर पाते हैं। तो ये जो जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं इस एरिया की स्पेशली, उनकी वजह से, प्लस जो मैंने अभी आपको और कारण बनाए, उन सब की वजह से जो है ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले होता रहा। बट अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट, मैंने आपको बताया जैसे 4 फेजेस हैं इस प्रोजेक्ट के, तो फेज़ 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, फेज़ 2 ऑलमोस्ट 98% कंप्लीट हो गया है, फेज़ 3 जिसका ये पुल जो नॉने ब्रिज है जिसपे हम खड़े हुए हैं, ये उसका पार्ट है, ये भी 96% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और इसको हम लोग नवंबर 22 तक कंप्लीट करने के लिए टारगेट किए हैं। जो चौथा फेज़ है वो बिकॉज टनल जिसमें हम कल जाएंगे उसकी वजह से थोड़ा सा, उसके अलावा काफ़ी काम हम वहाँ कर चुके हैं, बट टनल क्योंकि वो का क्रिटिकल एलिमेंट बन जाता है कि जब तक टनल कंप्लीट नहीं होगी हम उसमें ट्रेन नहीं चला पाएंगे। तो वो हम लोगों ने दिसंबर 2023 के लिए टारगेट किया है। तो आपको ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक महत्व का है। साथ ही साथ अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के लिए ये खास है और यहाँ पर समृद्धि आएगी। साथ ही साथ दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, इम्फाल और जिरीबाम के बीच में जो डिस्टेंस है वो बड़ी तेज़ी से कम होगी। यानी आप सोचिए 111 किलोमीटर है, अभी की अगर हम बात करते हैं तो 220 किलोमीटर है। यानी कम समय में आप इम्फाल पहुँच पाएंगे रेलवे के जरिए। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ नोने, न्यूज स्टेशन।